Hello students, in today's lecture number 2 on dual nature of radiation and matter for class 12, we shall discuss Leonard Halawas and Hertz observations. Also we shall discuss the photoelectric effect and its results. But before that, in lecture 1 we discussed the concept of electron emission. Electrons, as we discussed, are emitted. Each and every metal, you can see, each and every metal is having free electron. Each and every metal is having free electron. What does it mean? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ मिनिमम एनर्जी उस मेटल सरफेस को प्रोवाइड करनी होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करनी होती है. So the minimum amount of energy or minimum amount of work done which is required to be done, minimum amount of work which is required to be done to eject an electron out from the surface of this metal is known as work function. जो minimum energy या work done जिसकी हमें ज़रूरत है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे हम फाई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. हमने यहाँ पर बात की कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से, भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल में वो उसकी कंडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल से, देखिए ये किसी भी मेटलिक सरफेस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन खुद से अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, भले ही वो फ्री है. फ्री होने का मतलब क्या होता है? देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि किसी मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सेंस में फ्री हैं कि वो इनसाइड द मेटल कांस्टेंट पोटेंशियल का जो सरफेस है उस पर मूव कर सकते हैं. दे कैन मूव इनसाइड द मेटल इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी वहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा. इनसाइड द मेटल मूव करने के लिए वो फ्री है. दे आर नॉट फ्री टू कम आउट ऑफ द मेटल, वो मेटल से बाहर आने के लिए फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालना चाहते हैं, देन यू हैव टू सप्लाई सम एडिशनल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और नीडेड टू इजेक्ट देम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. ये मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में ईच एंड एवरी मेटल हैज इट्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन. ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल की कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तुरंत यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन लगता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह को छोड़ने से रोकेगा. सो यदि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर वर्क डन होगा अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स. जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है उससे उसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पर वर्क डन करना होगा, यानी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ सकते हैं. और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मेटल सरफेस टू इजेक्ट इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. किसी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है वो उस सरफेस का वर्क फंक्शन होता है, जिसको हम फाई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. फाई जीरो जिसका यूनिट फाई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन वुड बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो गेन करता है. अब जो वर्क फंक्शन है किसी भी मेटेलिक सरफेस का वो डिपेंड करता है उस मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी पर और उस मेटल सरफेस की नेचर पर. नेचर और प्रॉपर्टी इन दोनों पैरामीटर्स पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है. दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में वो सेम एनर्जी के नहीं होते, यानी ऐसा नहीं है कि सभी के पास सेम एनर्जी होती है. जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही मेटल सरफेस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर होगा, ये भी बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई कि किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब ये है कि उस मेटल सरफेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस पर मूव कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस एट इट्स ओन। खुद से वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकते, भले ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए जरूरत है, उतनी मिनिमम एनर्जी हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई देनी पड़ेगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, जिसे आप वर्क फंक्शन कहते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल सरफेस के अंदर, सभी की एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी वर्क फंक्शन जो होगा, जो वर्क डन होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वो डिफरेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे आगे हम बात करेंगे अब ऑब्जर्वेशंस की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हर्ट्ज के बारे में। हर्ट्ज वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का और डिटेक्ट करने का जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कौन, हर्ट्ज, उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने देखा कि जो स्पार्क डिस्चार्ज है, स्पार्क डिस्चार्ज जिसकी हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया, देखिए किस टाइप का उनका अरेंजमेंट था। एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर गैस फील्ड था। लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर क्या फील्ड था, गैस फील्ड था। लो प्रेशर कितना, 0.001 मिलीमीटर ऑफ 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस लो प्रेशर पर इसके अंदर गैस फील्ड था। तो उन्होंने देखा जब ये एक्सपेरिमेंट वो हर्ट्ज परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन क्या कर रहे थे, वो प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा था, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ये एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे तो किसकी हेल्प से परफॉर्म कर रहे थे, स्पार्क डिस्चार्ज की हेल्प से। स्पार्क डिस्चार्ज जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि डिपेंड कर रहा था इस ग्लास की सरफेस के नेचर पर, ठीक है, जैसे कि सोडा ग्लास था तो येलोइश ग्रीन कलर यहाँ पर आ रहा था, स्पार्क डिस्चार्ज जिसको आपने फ्लोरेसेंट कहा। तो जो फ्लोरेसेंट यहाँ पर अपीयर हो रहा था, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज जो अपीयर हो रहा था, उसकी हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस और डिटेक्ट किया। हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि जो वोल्टेज स्पार्क, हाई वोल्टेज स्पार्क यहाँ पर डिटेक्टर लूप के अक्रॉस अपीयर हो रहा था, ये जो हाई वोल्टेज डिस्चार्ज है ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। कब इंक्रीज हो रहा था, जब फोटो एमीटर प्लेट को, यानी ये जो एमीटर प्लेट है जिसको आप कैथोड भी कह रहे हैं, ठीक है, इस ये मेटेलिक सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे, ठीक है। तो इस एमीटर सरफेस से, इस एमीटर सरफेस पर जब यूवी लाइट गिराई जाती है, कौन सी लाइट, यूवी लाइट जब गिराई जाती है, यूवी रेडिएशंस जब गिराई जाते हैं, तो इसमें जो स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था वो इंक्रीज हो गया। क्या ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने, कि हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर एनहांस्ड और वर इंक्रीज्ड व्हेन द एमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प। किसी आर्क लैम्प से जब इस एमीटर के ऊपर, एमीटर मतलब जिससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, उस एमीटर पर जब यूवी रेडिएशन को गिराया तो जो डिस्चार्ज था, स्पार्क डिस्चार्ज, हाई वोल्टेज स्पार्क, वो इंक्रीज हो रहा था। उसमें वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या था, हर्ट्ज ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज ने स्पार्क डिस्चार्ज के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस और डिटेक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जो स्पार्क डिस्चार्ज है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था जब इस एमीटर सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर यूवी रेडिएशंस को गिराया जा रहा था। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। भाई इसका मतलब जब स्पार्क डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जब यूवी रेडिएशन हमने इस मेटेलिक सरफेस पर गिराए
तो इससे निकलने वाले एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो बढ़ गया. सो फ्रॉम दिस हर्ट्ज कंक्लूडेड दैट व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस और मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस. जब किसी मेटल सरफेस पर यूवी लाइट गिराई जाती है तो उससे क्या बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं. ये किसने ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया. दूसरा ऑब्जर्वेशन था हालावास का ऑब्जर्वेशन. हालावास नाम के वैज्ञानिक थे. उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट ली. क्या ली उन्होंने, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली और उसको एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया. किससे जोड़ दिया, इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया. नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो जिंक प्लेट है उसका चार्ज लॉस्ट हो गया व्हेन इट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट. जब उसके जिंक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट गिराई तो जो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट थी वो अनचार्ज हो गई. कैसी हो गई, अनचार्ज हो गई. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो अनचार्ज जिंक प्लेट है वो देखा कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई जब उसके ऊपर यूवी लाइट गिराई. और फिर उन्होंने थर्ड केस में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर जब यूवी रेडिएशंस गिराए तो वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया. तो कब इंक्रीज हो गया, जब यूवी लाइट गिराई. तो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको समझाता हूँ, हालावास ऑब्जर्वेशन को. देखिए हालावास ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या किया, एक जिंक प्लेट ली, इस टाइप से एक जिंक प्लेट ली. ये जिंक प्लेट उन्होंने ली थी हालावास ने, ठीक है. जिंक प्लेट ली और इस जिंक प्लेट को उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया. इस टाइप से एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया. ये इलेक्ट्रोस्कोप से इसको जोड़ा उन्होंने. इलेक्ट्रोस्कोप आप जानते हैं, इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है. ये इलेक्ट्रोस्कोप, इस इलेक्ट्रोस्कोप से इस जिंक प्लेट को जोड़ा. सबसे पहले उन्होंने ये जो जिंक प्लेट ली, कैसे ली, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली. जब इस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पर उन्होंने यूवी रेडिएशंस को गिराया, यूवी रेडिएशंस को जब इस जिंक प्लेट पर गिराया, जिंक प्लेट पर, तो उन्होंने देखा कि ये जो जिंक प्लेट है इसका जो नेगेटिव चार्ज है पूरी की पूरी तरह लॉस्ट हो गया. नेगेटिव चार्ज लॉस्ट हो जाता है. इनिशियली फर्स्ट केस में हालावास ने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली. उस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया और उसके बाद में उस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पर यूवी रेडिएशंस उन्होंने गिराए. तो देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट है उसका नेगेटिव चार्ज पूरी तरह लॉस्ट हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया. उसके बाद में उन्होंने अनचार्ज जिंक प्लेट को इस इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा. पहले केस में तो उन्होंने नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली, नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट ली पहले केस में. दूसरे केस में उन्होंने अनचार्ज जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा. अनचार्ज जिंक प्लेट को जब इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा तो उन्होंने देखा कि यूवी रेडिएशंस गिराने से अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर क्या आ गया, अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. देखिए जब नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली थी तो ये नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट कैसी हो गई, अनचार्ज हो गई. कब, जब इस पर यूवी रेडिएशंस गिराए गए. लेकिन जब अनचार्ज जिंक प्लेट को जोड़ा गया तो देखा कि उन्होंने अनचार्ज जिंक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. थर्ड केस में उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा. पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट, इस पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट को उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा और फिर इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस गिराए. पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर जब रेडिएशंस गिराए, यूवी रेडिएशंस, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज फर्दर इंक्रीज हो गया. पॉजिटिव चार्ज जो है दोबारा से इंक्रीज हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, फर्दर इंक्रीज हो गया. इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब यूवी रेडिएशंस जिंक प्लेट के ऊपर गिराते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं. तभी तो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पर यूवी रेडिएशंस को गिराया तो उन्होंने देखा कि नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट अनचार्ज हो गई. इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए. फिर उन्होंने दूसरे केस में जब अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशंस गिराए तो वो अनचार्ज जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट हो गई. पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है उस जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह छोड़ते हैं तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी यूवी रेडिएशन गिराने से उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए उससे. जब उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ करके फिर यूवी रेडिएशन को जिंक प्लेट के ऊपर गिराया तो उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट थी वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गई.
तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर यानी जिंक प्लेट पर जब हम जिंक प्लेट पर यूवी रेडिएशंस गिराते हैं तो उस जिंक प्लेट से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ये किसका ऑब्जर्वेशन था? हालावास का ऑब्जर्वेशन था। क्या ऑब्जर्वेशन था? कि जब जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशंस गिराते हैं तो उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक का। जैसे कि हर्ट्ज ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, हालावास ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, वैसे ही लेनार्ड ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। लेनार्ड ने क्या कहा? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब यूवी लाइट को व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन एमिटर प्लेट when UV light was incident on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes metal surface, current flows in the circuit, but as soon as the UV radiations were stopped the current flow also stopped। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब जैसे ये एक एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हम ले लिए, लेनार्ड ने क्या किया? एक एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया और इस एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर गैस फिल कर दिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लिए, ये कैथोड है और एक एनोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। और उसके बाद में उन्होंने इसको इस तरीके से एक बैटरी से जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी से जोड़ा। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट किया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया, ये कैथोड ये एनोड, तो उन्होंने देखा कि जब कैथोड सरफेस, जिसको एमीटर आप कह रहे हैं, एमीटर कह रहे हैं, इसके ऊपर जब यूवी रेडिएशंस गिराते हैं, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस गिराते हैं तो सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लग जाता है? करंट फ्लो होने लग जाता है। सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे हम फोटो करंट कहते हैं, क्योंकि जब इस यूवी रेडिएशन इस कैथोड सरफेस पर यानी एमीटर पर गिराए तो क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए और वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ चले गए? एनोड की तरफ चले गए। एनोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया और उस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, चार्ज का मूवमेंट हुआ कैथोड से एनोड की तरफ, तो क्या हुआ? सर्किट में करंट फ्लो हुआ और वो करंट फोटो करंट कहलाया, क्योंकि जो ये फोटो करंट है ये किसकी वजह से है? जो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड से बाहर निकल रहे हैं, जिनको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। लेकिन ये कब तक हो रहा है? जब तक यूवी रेडिएशंस को आप कैथोड पर गिराते हैं तब तक इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे ही आपने यूवी रेडिएशन को कैथोड सरफेस पर गिराना बंद किया, इमीडिएटली इस कैथोड सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना बंद हो जाएगा और जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना बंद होता है सर्किट में करंट स्टॉप हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन था किसका? लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। यही मैंने यहां पर लिख दिया है। So, as per Leonard, when UV light falls on the emitter plate, UV लाइट को जब एमीटर प्लेट पर गिराया जाता है, जिसको आप कैथोड कहते हैं, एमीटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इसलिए वो एमीटर प्लेट कहलाएगी। जब इस कैथोड पर यूवी रेडिएशंस को गिराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम इट विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट ए, जिसको आप एनोड कह रहे हैं। ये जो है ये आपका एनोड था, जो जिसकी पॉलरिटी कैथोड के कंपैरिजन में पॉजिटिव रखी गई, ठीक है। और इसकी पॉलरिटी ये हाई पोटेंशियल पर था, ऐसे आप कह सकते हो। ये एनोड हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पोटेंशियल पर था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से इधर हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हुए और उस वजह से क्या हुआ? जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट पर गए, जिसको आपने एनोड कहा, ठीक है। और एनोड ने उनका कलेक्शन किया। उस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स ग्लास ट्यूब के अंदर से फ्लो हुए तो सर्किट में क्या फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ। ये ऑब्जर्वेशन था किसका? लेनार्ड का। हालावास और लेनार्ड दोनों ने मिलकर के एक ऑब्जर्वेशन और देखा। हालावास और लेनार्ड ने देखा कि जब यूवी लाइट को हम एमिटर प्लेट पर गिराते हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। कब एमिट नहीं होता? when the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value। जब ये जो रेडिएशंस आप गिरा रहे हो, यूवी रेडिएशंस, जब इनकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, सर्टेन वैल्यू से कम होती है, जब इन यूवी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम रख दी जाती है तो उस केस में इस एमीटर से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन के लिए कैथोड यानी एमीटर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन एमिटर सरफेस से बाहर नहीं आएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एमिटर सरफेस से बाहर नहीं आएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेगा और सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, यानी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ये था हलावास और लेनार्ड दोनों का ऑब्जर्वेशन। तो जब यूवी लाइट को गिराया गया, किस पर गिराया गया, एमीटर प्लेट पर, तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। कब एमिट नहीं हुआ, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वाज स्मॉलर, ध्यान दीजिए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज स्मॉलर देन a certain minimum value called the threshold frequency, and this minimum frequency below which no photoelectron is emitted from metal surface, that is no photoelectric effect is observed. This minimum frequency is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसे हम कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप कह सकते हो, जिस मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फोटो सरफेस से, यानी हम कह सकते हैं कि एमीटर से यानी कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बाहर नहीं आ पाता है, तो उस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा इस टर्म को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फिनोमिनन। अब हम इस पूरे जो हमने 3 ऑब्जर्वेशंस देखे, पहला हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन देखा, दूसरा हलावास का ऑब्जर्वेशन देखा, तीसरा लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन देखा। इन तीनों के ऑब्जर्वेशंस के बाद में अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फिनोमिनन, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस होता है। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस लाइट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जब रेडिएशन मेटल सरफेस पर गिराएंगे हम, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। दिस फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना हो गया जिस फिनोमिना में किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, एमिट होते हैं, जब उस मेटल सरफेस पर गिरने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब मेटल सरफेस पर गिराएंगे तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं कहां से, फोटो सरफेस से यानी कैथोड से, यानी एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जिस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उस सरफेस को कहते हैं फोटो सरफेस या एमिटर। इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन और सरफेस को बोला गया फोटो एमिटर, और जो करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर उसे हम कहेंगे फोटो करंट। क्या कहेंगे, फोटो करंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो सरफेस जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो फोटो सरफेस, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के कारण सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, सिंपली ये कह सकते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, इसकी बात हम आज करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ये हम देख लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट में उन्होंने एक एविक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। कैसा ग्लास ट्यूब, एविक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। ये ग्लास ट्यूब, इस टाइप का एक ग्लास ट्यूब लिया। इस ग्लास ट्यूब में यहाँ पर उन्होंने एक विंडो रख दिया, एक विंडो बना दिया। ये विंडो जो है क्वार्ट्ज विंडो था। कैसा विंडो था, क्वार्ट्ज विंडो था, क्वार्ट्ज का विंडो था ये। अब ध्यान रखिए कि यदि आप ग्लास विंडो लेते हैं तो जो ग्लास विंडो है उससे तो विजिबल लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। क्वार्ट्ज विंडो लेते हैं तो वो केवल और केवल क्वार्ट्ज विंडो से तो यूवी लाइट ट्रांसमिट होगी। तो ये विंडो क्वार्ट्ज की हो सकती है और ग्लास की हो सकती है। ठीक है, तो ये
एक आप कह सकते हैं क्वार्ट्ज विंडो है। क्या है ये? क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज भी एक ग्लास का टाइप है, ठीक है। ये विंडो और ये इविक्वेटेड ग्लास ट्यूब। और इविक्वेटेड ग्लास ट्यूब यहाँ लिख देते हैं, इविक्वेटेड ग्लास ट्यूब, दिस इज इवेक्यूएटेड। इवेक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। इसके एक तरफ यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है उसको हम कह रहे हैं कैथोड, और जो यहाँ पर होता है उसको नाम देते हैं एनोड। ये कैथोड और एनोड, देखिए ये जो प्लेट है ये मेटेलिक सरफेस है। ये बेसिकली क्या है? मेटेलिक सरफेस है। कैथोड जिसको आप कह रहे हो, मेटेलिक प्लेट है ये, मेटेलिक प्लेट, जिसे आप फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट भी इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जब इस कैथोड को क्या किया उन्होंने, जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया, उन्होंने कैथोड को एक कम्यूटेटर से और एनोड को भी कम्यूटेटर से जोड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने एक कनेक्शन लिया एनोड से, एक कैथोड से, और यहाँ पर एक कम्यूटेटर जोड़ दिया। और कम्यूटेटर आप जानते हैं एक ऐसी की है जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। एक ऐसी की है जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 4 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि करंट की डायरेक्शन को बदलने के लिए यूज होता है कम्यूटेटर, जिसकी हेल्प से हम करंट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो इस टाइप से ये कम्यूटेटर 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 करंट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। 4 टर्मिनल होते हैं। और इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ा, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ा। और यहाँ सीरीज में एक एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एमीटर, जिसे माइक्रो एमीटर कहा गया। माइक्रो एमीटर, माइक्रो एम्पियर में इसका रेंज है, माइक्रो एमीटर, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया। क्या लगाया? रियोस्टेट लगाया। इस टाइप से एक रियोस्टेट यहाँ लगा दिया। रियोस्टेट आप जानते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कैसे डिवाइस होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये लीजिए, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर, ये माइक्रोमीटर करंट मेजर करने के लिए, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए है। ये रियोस्टेट है, RH से लिख सकते हैं रियोस्टेट को। करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट को कम या ज़्यादा इससे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कैथोड लिया। सबसे पहले तो एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली। इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर गैस फिल्ड कर दी, और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो लगा दिया। क्वार्ट्ज का विंडो इसमें लगा दिया, ठीक है, जो कि केवल और केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ही आने देगी, विच परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट, ठीक है। जो ये अपने अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कैथोड के ऊपर आने देगी, मेटेलिक सरफेस के ऊपर आने देगी। कैथोड को और एनोड को इस तरीके से यहाँ कम्यूटेटर से जोड़ा गया। कम्यूटेटर को फर्दर एक माइक्रो एमीटर से और वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगाया है, माइक्रो एमीटर सीरीज में। और फिर यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया है, और फिर ये बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कैथोड और एनोड के बीच, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे कहाँ से, जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो जो कैथोड सरफेस है, जो आपकी कैथोड सरफेस है, मेटेलिक सरफेस जिसको आप कह रहे हो, इस मेटेलिक सरफेस से कौन बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्योंकि जब आप इस पर गिराओगे क्या, यूवी रेडिएशंस कैसे गिराएंगे? सन से आने वाली लाइट को इसके ऊपर भेज दीजिए। ये सन से आने वाली लाइट, यूवी रेडिएशंस हमने गिरा दिए, यूवी रेडिएशंस, ठीक है। यूवी रेडिएशंस इस फोटोसेंसिटिव सरफेस यानी मेटेलिक सरफेस पर गिराए तो क्या हुआ? अब इस मेटेलिक सरफेस के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो उस वजह से जैसे ही यूवी रेडिएशंस इस सरफेस पर गिरेंगे, किस पर? मेटेलिक सरफेस पर, तो इस मेटेलिक सरफेस से कौन बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आकर के ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे किस तरफ?
एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डेफिनेटली ये नेगेटिवली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड इनको कलेक्ट करेगा, एनोड इनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और इस वजह से जब चार्ज का फ्लो इसके अंदर होगा इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, और सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो हो जाएगा, इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ये करंट इधर से इधर इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो ये करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, जो करंट यहाँ सर्किट में फ्लो हुआ वो फोटो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट हो रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो फोटो एमिटर सरफेस कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टडी करेंगे ग्राफ्स की, जिनको हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहला जो ग्राफ हम स्टडी करेंगे, देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि रिजल्ट्स हैं किसके रिजल्ट्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ग्राफ है वो है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with intensity of light, with intensity of light, intensity of light के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, और इस एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया यहाँ पर, और इस वर्टिकल एक्सिस पर, वाई एक्सिस इसको आप कहते हो, इस पर ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, इसके बीच जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, यानी इस टाइप का एक ग्राफ आता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो जब कलेक्टर ए को मेंटेन किया जाता है, देखिए इसमें कलेक्टर ए जो है, जो ये कलेक्टर है एनोड, जिसका जो कलेक्शन का काम कर रहा है, किसके कलेक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स के कनेक्शन का, इसलिए इसको कलेक्टर बोला गया। तो जब ये कलेक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, किस पर होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में जब ये एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजेक्ट हुए हैं कैथोड से, ये किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो ये रेडिएशन गिरा रहे हैं हम, यदि इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख लिया जाए, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम फिक्स रख लेते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब ये ऑब्वियस है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमने इस सरफेस पर गिराया, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, जो इनके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल है, इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी इंसिडेंट रेडिएशन की। हाँ, ये क्लियर है कि यूवी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, लेकिन जो भी हमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली है उस वैल्यू को वहां पर फिक्स कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा गया, कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल को भी फिक्स रखा गया, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स कर दिया गया। उसके बाद में जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, तो देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया गया डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज के लिए, ये कंडीशंस हमने फिक्स कर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, और हमने यहाँ पर किसको फिक्स कर दिया, पोटेंशियल को भी फिक्स कर दिया, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच में, उसको भी फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर दिया। उसके बाद में जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज के लिए जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिफरेंट वैल्यूज को हमने इस ग्राफ पर प्लॉट किया, तो ये ग्राफ एक कैसा आ रहा था,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में एमिट हो रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फिक्स रखा गया, इसी तरीके से एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को भी फिक्स रखा गया है, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट डिस्कस किया मैंने आपसे, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिमिलरली हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, and also we shall discuss the graph between stopping potential and frequency. So आज इस लेक्चर में इतना ही, यहीं तक हम करेंगे। इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।